हेलो दोस्तों, द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसे बोला जाता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, है ना बेटा। तो देखना, एक स्टूडेंटों के मन में ये रहता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत आसान होता है और कोई सब्जेक्ट बहुत कठिन होता है जो उन्हें समझ में नहीं आता। बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, कोई भी चीज़ आसान नहीं है। वही चीज़ आपको आसान लगने लग जाती है जो चीज़ आपको आ जाती है, और जो चीज़ आपको आती नहीं है वो कठिन है। कोई एग्जाम, कोई पेपर, है ना, कोई बच्चा देकर आता है और वो कहता है बहुत आसान पेपर था, और कोई बच्चा देकर आता है वो कहता है बहुत कठिन पेपर था। उसके हिसाब से कठिन क्यों था? क्योंकि उसने उस हिसाब का पढ़ा नहीं, उसे वो चीज़ बनी नहीं, ठीक है। और वहीं उसने वो चीज़ पढ़ी थी और उससे वो चीज़ बन गई, तो वो आसान है। अब जैसे हम छोटे से बच्चे को, किसी छोटे से बच्चे को दे दें कि 2 + 2 है ना कितने हो गए, अब उसे प्लस करना नहीं आता तो उसके लिए जो बहुत बड़ा कठिन सवाल हो गया। और ये हम लोगों को दे दे, अरे यार क्या है, 4 है, 2 + 2 है ना बराबर 4 है ना, तो 4 है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ जो आपको समझ में आ रही है वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वही कठिन हो जाती है ना। बस फर्क पड़ता है समझ का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बहुत से लोगों के मन में ये विचार रहता है कि इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। कोई कठिन नहीं है, ना कोई आसान है। अगर इसे फर्क है कि अगर इसे अच्छे से समझ लिया जाए, है ना, समझ लिया जाए तो ये बहुत आसान चीज़ है। इंग्लिश बहुत से लोगों के लिए जिन्हें पढ़ना नहीं आती इंग्लिश, है ना, क्या बहुत कठिन है। वहीं जो इंग्लिश पढ़ा है, समझ रहा है, उसके लिए आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमी, है ना। यहाँ पर एक शब्द और आता है कि अर्थशास्त्र, है ना, अर्थशास्त्र, इसे अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि क्या है ये अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र है क्या। सबसे पहले तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या है ना, क्या है ये, है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है ना, इसकी परिभाषा क्या है। तो आप, अगर आपसे कोई पूछे अर्थशास्त्र क्या है, डेफिनेशन बताओ, तो आपको क्या बताना है ना, इसका परिचय देना है आपको, परिचय, है ना, परिचय या इंट्रोडक्शन आपको क्या देना है। 2 मार्क्स का MPPSC में 2 नंबर का अगर कभी क्वेश्चन आया कि अर्थशास्त्र क्या है ना, तो आपको क्या बोलना है, परिचय। कि परिचय में क्या बोलना है, अर्थशास्त्र वह विषय है, क्या है, वह विषय है, वह विषय है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उनकी प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें, है ना, जिसमें किसका, उत्पादन, वितरण, उपभोग, इन तीनों प्रणालियों का क्या किया जाता है, इन तीनों प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, वही है अर्थशास्त्र। तो 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन हो गई कि अर्थशास्त्र क्या है। तो आप परिचय में या डेफिनेशन में आप बोलोगे यह वह विषय है जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, तो ये अर्थशास्त्र है। अब बेटा इसका देखना, क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जनक कौन है, अर्थशास्त्र के, है ना, जनक कौन है। जैसे ही हमने देखा जनक, तो हमारे दिमाग में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कौटिल्य, आंसर आ जाता है उसका कौटिल्य, कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य की। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हो गए, कौटिल्य। तो बेटा नहीं, गलत है। वो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है ना, वो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? पॉलिटी से संबंधित है। वो मौर्य वंश के राजाओं के समय आई थी। क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या नाम था? बिंदुसार। और क्या नाम था? अशोक। उनके समय कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी, राजनीति के ऊपर लिखी गई थी, पॉलिटी के ऊपर लिखी गई थी, है ना, राजनीति शास्त्र है वो। और ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र, है ना। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है जो कौटिल्य ने लिखी थी, वो राजनीति से संबंधित है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो कौटिल्य बताना है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है इकोनॉमी के? जब इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो बेटा आपने एक नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। और बेटा एडम स्मिथ ने एक 1776 में, एडम स्मिथ ने, है ना, 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था, उस किताब का क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। उस पुस्तक का नाम था, है ना, एडम स्मिथ की ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक, उस पुस्तक का क्या नाम था? तो पुस्तक का नाम ध्यान रखना, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन उस पुस्तक का नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। इस द वेल्थ ऑफ नेशन में उनने ना क्या बोला था कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बोला था। क्या बोला था? धन का विज्ञान। क्या चीज बोली थी इस पुस्तक में? इस पुस्तक में बोला था धन का विज्ञान, धन का विज्ञान। तो यहां से बेटा आपको 3 क्वेश्चन, है ना, 3 क्वेश्चन
ध्यान रखने हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो आपको बताना है अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपको बताना है कि फादर ऑफ अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को। उसके बाद में आपको एक पुस्तक मिली द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, द वेल्थ ऑफ नेशन। ध्यान रखना है, जो पुस्तक कब लिखी गई थी, 1776 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने क्या बोला था कि अर्थशास्त्र क्या है, कुछ नहीं, धन का विज्ञान है। क्या है, धन का विज्ञान। धन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं धन से संबंधित। क्यों भैया, जब धन होगा तभी तो धन से ही धन कमाया जाता है। ध्यान रखना, पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, धन का विज्ञान बोला गया है। उसके बाद में एक चीज और आती है कि अगर कभी जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है देखना, अगर कभी क्वेश्चन आया कि सॉरी के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ऑप्शंस में है ए एडम स्मिथ, बी कौटिल्य, सी हर्बर्ट साइमन ले लो, साइमन, डी तीनों, है ना, जो तीनों ले लो, या कोई और शब्द ले लेना, है ना, हर्बर्ट साइमन। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र के जनक सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज क्या, इसके आगे क्या लग गया, इसके आगे लग गया भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तुरंत आंसर बदल गया। आप लोग समझ रहे होंगे क्या आंसर हो गया, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तुरंत आंसर बदल गया। और आंसर क्या हो गया बदलकर, आंसर हो गया कौटिल्य। क्या हो गया, कौटिल्य। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक हैं कौटिल्य। आशा करता हूं बेटा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, है ना, समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, है ना, और चैनल को फॉलो करना, है ना। साथ जीएस की सारी क्लास लेकर आऊंगा बेटा मैं, है ना, और आगे चलकर इस पर मैथ रीजनिंग भी आपको मिलेगा, है ना, और काफ़ी एक्सपर्ट सर पढ़ाएंगे मैथ रीजनिंग आपको। यहाँ पर ध्यान रखना, अब बात ये आती है कि अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं बेटा। इसकी अपन शाखाएं देख लेते हैं, है ना, शाखाएं कितनी हैं, तो शाखाएं देखना, आप लोग मुझे बताना इसकी शाखाएं कितनी हैं। तो बेटा ध्यान रखना, इसकी दो शाखाएं हैं, आपने पढ़ा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, है ना, दो अर्थशास्त्र आपने पढ़े होंगे। इसकी शाखाएं आप देख लेना, अर्थशास्त्र की शाखाएं, है ना, शाखाएं। तो शाखाएं दो हैं बेटा, एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। अब बेटा देखना, इसमें से इधर का आ रहा है, हाँ, अब इसमें देखना बेटा कि समष्टि और व्यष्टि है क्या। एक को इंग्लिश में माइक्रो बोला जाता है और एक को मैक्रो बोला जाता है ना, माइक्रो और मैक्रो। तो यहां पर ध्यान रखना, व्यष्टि क्या है, व्यष्टि आपको कहीं ना कहीं जो व्यष्टि कैसा लग रहा होगा, व्यक्ति जैसा, व्यक्ति। समष्टि कैसा लग रहा होगा, समस्त, है ना, समष्टि तो समस्त। तो यहां पर ध्यान रखना, व्यक्ति तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक पर्सन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ना, किसी एक फॉर्म की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, किसी एक चीज का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, व्यष्टि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्यष्टि एक चीज का अध्ययन है, एक व्यक्ति का अध्ययन है, एक फॉर्म का अध्ययन है व्यष्टि। और वही समष्टि क्या है, समष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समष्टि क्या है, समष्टि में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है ना, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है, इसमें बैंकिंग का अध्ययन किया जाता है ना, समष्टि में, है ना। समष्टि में राष्ट्रीय आय का, मुद्रास्फीति का, मुद्रा संकुचन का, बजट का, इसमें सब कुछ अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर नोट करना चाहो तो साथ के साथ अपनी लैंग्वेज में आप नोट करते चलना, नहीं तो मैं नोट करवाता हूँ। लिखना, हेडिंग डाल लेना अर्थव्यवस्था, हेडिंग डाल लेना अर्थव्यवस्था, और उसमें इंग्लिश में से लिख लेना इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी। उसके बाद नीचे लिखना अर्थशास्त्र, तो लिखना अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद लिखना कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है या एडम स्मिथ हैं, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। लिखना एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक है ना, अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में क्वेश्चन में सन लिख लेना 1776 में, ठीक है। धन के क्या लिखा था मैंने, धन का है ना, धन का विज्ञान बोला है। द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बोला है। अर्थशास्त्र को क्या बोला है, धन का विज्ञान। अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने बोला है, तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने बोला है। कहां बोला है, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बोला है, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक लिख लेना, वही नीचे लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को माना जाता है या कौटिल्य है ना, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य है। और वहीं लिख लेना, वहीं पर लिख लेना कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अगर कभी क्वेश्चन आया कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, आप लगाया इकोनॉमिक्स से, है ना, इकोनॉमिक्स से नहीं है, राजनीति शास्त्र से संबंधित है, जो कि है ना मौर्य वंश के समय में आई थी, बहुत ज़्यादा है ना फेमस हुई थी मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके समय में आई थी। और बेटा ध्यान रखना जो है ना कौटिल्य तीनों राजाओं के शासनकाल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के में भी था, कौटिल्य और अशोक के में भी था और बिंदुसार के में भी था, ठीक है, तीनों के में था। और यहाँ पर ध्यान रखना है एक और व्यक्ति का नाम अशोक के कार्यकाल में इसकी मृत्यु हो जाती है कौटिल्य की, और कौटिल्य का स्थान एक और व्यक्ति लेता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की मृत्यु के बाद में कौटिल्य का स्थान कौन ग्रहण करता है। उसका नाम था अभी कंफर्म तरीके से ध्यान नहीं आ रहा, राधागुप्त, है ना, राधागुप्त। तो ध्यान रखना राधागुप्त उसका नाम था, राधागुप्त। तो अब इसमें अर्थशास्त्र इसमें लिख लेना, और इसमें लिख लेना अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि है और एक समष्टि है, एक व्यष्टि है और एक समष्टि है। अब लिख लेना व्यष्टि अर्थशास्त्र में लिख लेना थोड़ा सा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म और व्यक्तिगत गृहस्थ एवं मांग का अध्ययन किया जाता है। बेटा यहाँ पर अपन अर्थशास्त्र के है ना शाखाएं देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के अभी मैंने बताया दो शाखाएं हैं, एक को बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक को बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्रॉस लगाया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा ऐसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में बेटा यहाँ पर व्यष्टि व्यक्ति है ना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को अपन माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना इसमें कि इसमें हम सूक्ष्म या व्यक्तिगत गृहस्थ की मांगे या केवल एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक फार्म एक उद्योग है ना। एक फार्म एक उद्योग का बेटा हम जानकारी लेकर क्या करेंगे कि भैया उसके पास कितना पैसा है, कितना क्या है, कितने लाभ है, कितने को रोजगार दे रहा है ना, कितना हानि हो रहा है। तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रो है ना, मैक्रो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें देखना समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि समस्त है ना, समष्टि समस्त समझ लेना। इसको अपन बोलते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। संपूर्ण अर्थशास्त्र के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, जैसे राष्ट्रीय आय अपन देख लेते हैं, जैसे अपन मुद्रा स्फीति देख लेते हैं, जैसे अपन विदेशी मुद्रा भंडार देख लेते हैं, है ना। इनमें तो ये आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा हुआ समष्टि और व्यष्टि। तो इसको अपन पढ़ते हैं इसको। तो अब इसके बाद में अर्थशास्त्र की शाखाएं हो गई, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था की शाखाएं हो गई। अब देखते हैं कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं ना, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो समष्टि अर्थव्यवस्था के प्रकार अपन देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो हाँ, तो दोस्तों अब अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार है ना, प्रकार बिल्कुल है ना, क्लासिफिकेशन मैंने अलग अलग आधार पर कर दिया है, अलग अलग आधार पर मैंने इनका वर्गीकरण कर दिया है। तो आप देखना यहाँ पर तीन आधारों पर हम अर्थव्यवस्था को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर कर सकते हैं, विकास के आधार पर कर सकते हैं और वैश्विक आधार पर कर सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आया है कि अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कितने आधारों पर कर सकते हैं, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो सबसे पहले देखना नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। तो नियंत्रण के आधार पर सबसे पहले
एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर पैसों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आप उदाहरण आप ले सकते हो, यूएसए ले सकते हो, ऑस्ट्रेलिया ले सकते हो, अमेरिका ले सकते हो, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां पर सभी को, गरीब अमीर सबको ध्यान में रखकर काम किया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दक्षिण कोरिया उदाहरण ले सकते हो, है ना। उसके बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों की मिलीजुली आ जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिलीजुली अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी के भी लक्षण मिलते हैं, जिसमें समाजवादी के भी लक्षण मिलते हैं, ठीक है, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। उदाहरण के लिए आप अपना ले सकते हो ना भारत, है ना, भारत उदाहरण के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर कभी क्वेश्चन आया भारतीय अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित, तो आपको क्या लगा कर आना, पूंजीवादी नहीं, समाजवादी नहीं, क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोनों के लक्षण पाए जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। नियंत्रण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वहीं विकास के आधार पर कैसी है, विकास के आधार पर आप देख सकते हो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है कि अविकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित मतलब पूरी तरीके से विकास कर चुकी, अब आगे उम्मीद ही नहीं है विकास होने की, पूरी तरीके से विकास कर चुकी, वो है विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी है विकासशील, मतलब अभी विकास चालू है, उसमें विकास हो रहा है धीरे धीरे धीरे। और अविकसित मतलब अभी चालू ही नहीं हुआ, अविकसित है, ठीक है। तो इसमें देख लेना भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। अब कभी लिखने को, मेंस में लिखने को मिले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो आप लिखना भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित, विकासशील, मिश्रित और खुली अर्थव्यवस्था है। कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था, जो कि 1991 के बाद खोल दी गई थी, है ना, वैश्विक स्तर पर। तो ध्यान रखना भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। और वहीं विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और वैश्विक संबंधों के आधार पर, है ना, वैश्विक संबंधों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। पहले कभी बंद हुआ करती थी बोल रहा हूँ, पहले कभी बंद हुआ करती थी, लेकिन 1991 में इसे खोल दिया गया, है ना, खुली अर्थव्यवस्था बना दिया गया वैश्विक आधार पर। अब एक एक करके अपन इनके बारे में देख लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ये अपनी कॉपी में हूबहू उतार लेना बेटा, मेंस में और बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना यहाँ पर, तो इसमें लिख लेना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन प्रत्येक के बारे में लिखा दूंगा, 2-2 लाइन। अगर कभी पेपर में आ जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है उदाहरण दीजिए, या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है उदाहरण दीजिए, या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है उदाहरण दीजिए, अविकसित क्या है, विकासशील क्या है, तो यहाँ पर, है ना, इसमें आप देख लेना। तो यहाँ पर देखना पूंजीवादी, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि किसके आधार पर, नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, इसमें देखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हेडिंग डालना, है ना, सीधी की सीधी बना लेना ऐसी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपन देखते हैं जिस अर्थव्यवस्था में किसी चीज का उत्पादन एवं साधनों का स्वामित्व निजी स्वामित्व के लिए किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। सबसे पहले मैंने बोला एक एक करके बता रहा हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके साथ लिख लेना बेटा, 2-2 नंबर के आ जाते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, किसी एक व्यक्ति का निजी स्वामित्व है उत्पादन के साधनों पर, तथा वस्तुओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा पैसे वाले, है ना, पैसे वालों का ध्यान रखा जाता है, पैसे वाले। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए लाभ के लिए किया जा रहा है ना, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे यूके आप ले सकते हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, सॉरी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो हो गई आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब उसके बाद में देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था।
अब अपन देख रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखना बेटा, अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने क्या बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बताया किसी एक पर्सन के लाभ के लिए है ना, किसी निजी व्यक्ति के लाभ के लिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखना समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरे समाज का ध्यान रखा जाता है ना। समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, बाजार की अहमियत। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरकार आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रही, सरकार देगी आपको, है ना, बाजार नहीं। बाजार में क्या होता है, जो आप सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बोली लगाओगे वो चीज़ आपको मिलेगी, है ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और जो उसकी बोली नहीं लगा पाएगा उसे वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो बाजार क्या है, बाजार, है ना, बाजार के आधार पर। तो यहाँ पर देखना समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखना ये इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर, कौन से सिद्धांत पर, अगर कभी क्वेश्चन आया समाजवादी अर्थव्यवस्था तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित होती है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित होती है, ये आपको बताना है समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद में बताना है कि समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन, समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण किसका रहता है, सरकार का रहता है। अभी मैं बोल रहा ना, सरकार का रहता है, सरकार द्वारा किया जाता है। समस्त आर्थिक गतिविधियां और संचालन सरकार द्वारा निर्धारित किए, और सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनाई, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सरकार किसकी है, सबकी है। सरकार को किसने चुना है, हम सबने चुना है। तो सरकार कानून किसके लिए बनाएगी, सबके लिए बनाएगी। तो सरकार नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है ना। और यह उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है, सबका स्वामित्व। अब सरकार ट्रेन चला रही है तो ट्रेन अमीरों के लिए चला रही है क्या, नहीं, सरकार ट्रेन सबके लिए चला रही है। आप एक मूंगफली बेचने वाला भी ट्रेन में बैठकर जा सकता है, सरकार एयरलाइंस चला रही है उसमें भी बैठकर जा सकते हो, अगर आप पे करो, है ना, उसमें ट्रेन में बैठकर जा सकते हो। गरीब, है ना, गरीबों के लिए, कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि एक व्यक्ति अमीरों के लिए, वो चीज़ अलग है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत महंगे टिकट, बहुत सी बड़े है ना, कि बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं जिनमें आम व्यक्ति टिकट नहीं ले पा रहा, लेकिन सरकार ने उनके लिए अलग व्यवस्था की है ना, कि आप जनरल डिब्बे हैं, है ना, रिजर्वेशन है। तो यहाँ पर आप देखना, है ना, सरकार सबको सामान लेकर चलती है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, संकल्पना को लेकर चलती है तथा इसमें बाजार की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। जैसे समाजवादी का मैं एक उदाहरण दूँ, समाजवादी का मतलब क्या है, सीधे मैंने कहीं पढ़ा था, है ना, यहाँ पर ऐसे पढ़ा है ना, कि यहाँ पर देखना क्या बोला जाता है कि एक गांव है और एक गांव में मान लो 100 भैंसें हैं, गांव में 100 पालतू जानवर, 100 दुधारू जानवर है, भैंसें हैं, और उसमें क्या है कि उनका जो दूध उत्पादन हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि मेरे घर पर 3 भैंसें हैं, मैं तीनों का है ना 10-10 किलो दूध है, 30 किलो दूध हो गया, उसको बेचकर मैं ही धनी बन जाऊंगा। तो वो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि सारी गाँव के दूध को इकट्ठा किया जाएगा, सारे गाँव के दूध को इकट्ठा किया जाएगा, और उस इकट्ठे दूध को व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसमें सामान बांट दिया जाएगा। जैसे किसी को 500 ग्राम दूध की आवश्यकता है तो उसे 500 ग्राम दूध दिया जाएगा, किसी को 1 किलो दूध की आवश्यकता है तो 1 किलो दूध दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जिसके पास 10 भैंसें हैं उसको भी दूध मिलेगा, और जिसके पास एक भी भैंस नहीं है उसको भी दूध मिलेगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबका ध्यान रखा जाता है। जैसे जिसके पास जानवर है, व्यवस्था है, घर है, खलिहान है, खेत है, उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना। तो ये है। और अब जब दूध की बात आई है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये आपको एक करंट का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में, बेटा ध्यान रखना, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन का है। और उसी के साथ में बता दूं कि मध्य प्रदेश में टोटल जो दूध उत्पादन है ना, टोटल दूध उत्पादन है ना 100% है। 100% का आप यहाँ पर देखना 48% दूध है ना भैंसों से मिलता है। किससे मिलता है? भैंसों से। 48% दूध भैंसों से मिल रहा है। वहीं आपका 32% दूध 32 ही है ना, 32% दूध किससे मिल रहा है? गायों से मिल रहा है। गाय कितना हुआ? 10
8, 80 है ना, 80% दूध हो गया है ना, 80% दूध हो गया। बेटा ध्यान रखना कि गायों से है ना, गायों से मध्य प्रदेश में गायों से दूध कितना उत्पादन हो रहा है, 32%, सही आंकड़ा है 32%, और भैंसों से 48% दूध उत्पादन हो रहा है। जितना टोटल दूध उत्पादन का 80% दूध इन दो से पैदा हो रहा है ना, भैंसों और गायों से, और बचा 20% दूध है ना, 100% है ना, 20% दूध बचा, वो बेटा 20% दूध आप लोग समझ रहे होंगे, बकरी है ना, बकरी, भेड़, ऊंट, इन सब का है ना, सबका मिलाकर 100%, और जो जानवर बचे उन सब का मिलाकर 100%। और बेटा यहाँ पर एक आप हंसी के मजाक में है ना ले सकते हो, लेकिन सही बात बता रहा हूँ कि सबसे महंगा जो पनीर है ना, किस जानवर के दूध का है, तो आप ध्यान रखना, हंसी के लिए बता रहा हूँ है ना, वैसे भी आप ध्यान रखना, गूगल करके देख लेना। बोला जाता है कि सबसे महंगा पनीर गधी के दूध का है। किसका है? गधी के दूध का। आप गूगल करके देखना, गूगल करके देखोगे भी है ना, 80,000 रुपये किलो है ना, 80,000 रुपये किलो गधी के दूध का पनीर है बेटा, है ना। और बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा दूध माना जाता है ना, बोला जाता है जितनी क्रीम है वो चेहरे पर लगाने वाली। चलो हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी सी ऐसी मजाक हो गई है ना कि 80,000, वो विश्वास नहीं मान रहा था मेरा कैमरामैन है ना, बोल रहा था 80,000 रुपये किलो की नहीं, हाँ 80,000 रुपये किलो। आप देख लेना, चेक कर लेना गूगल पर है ना, कुछ पौंड में आएगा 80 पौंड या 80,000 रुपये किलो है ना, ऐसे ही कुछ है। तो यहाँ पर देखना गधी का दूध। और बेटा एक बार अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था, बाबा रामदेव ने है ना बाबा रामदेव ने पिया भी था गधी का दूध, और बोला भी था फेयर क्रीमों में है ना, फेयर लवली वगैरह में उसी का यूज होता है। तो सबसे वैसे तो देखो, वैसे हटकर अपन देखें तो बकरी का दूध है ना, बकरी का दूध और गाय का दूध बहुत अच्छा दूध माना जाता है ना, बकरी का और गाय का। एक कहावत भी है ना, वो बकरी का दूध है ना, प्लेटें कम हो जाती हैं तो बकरी का दूध पिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। और गांधी जी के पास बकरी थी है ना, बकरी का दूध पीते थे गांधी जी है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना गांधी। और गाय का दूध अमृत दूध है, सबसे ज़्यादा अमृत है गाय का दूध है ना। देखना गाय का, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो भैंस का दूध मत पीना, आपको क्या पीना है? गाय का दूध पीना है। क्यों? भैंस का दूध क्या करता है? बुद्धि को मोटा कर देता है भैंस जैसा, और गाय का दूध फुर्तीला है ना, और बुद्धि को तेज करता है। आप गांव में हो तो अगर देखना कि क्या है, जब गाय भैंस की बात ही चल रही है तो मैं बता दूं यहाँ पर कि अगर भैंस को खोल दिया जाए है ना, भैंस को खोल दिया जाए तो भैंस लौटकर नहीं पहुँचेगी। अगर किसी की भैंस खुल जाए तो वो लौटकर घर नहीं पहुँचने वाली, वो रोड पकड़ेगी, कहाँ की कहाँ पहुँचेगी पता नहीं। और गाय क्या है? गाय घूम फिर कर शाम को अपने घर पर आ जाती है ना। वो बात अलग है कि गाँव के लड़के भैंसों को चराने ले जाते हैं, रोज़ ले जा रहे हैं, रोज़ ला रहे हैं, तो उन्हें आदत पड़ जाती है। लेकिन देखना बेटा ये बात बिल्कुल सही है ना, कि भैंस और गाय लौटकर अपने घर पर नहीं पहुंच पाती, गाय पहुंच जाएगी, भैंस नहीं पहुंच पाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ पर, जब दिमाग में आया है कि बेटा गाय और भैंस है ना, गाय और भैंस में मूल अंतर क्या है? गाय और भैंस में मूल अंतर क्या है कि अगर गाय खड़ी है और भैंस खड़ी है तो आप उसे कैसे पहचानोगे कि ये गाय है और ये भैंस है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बेकार से क्वेश्चन है, बेकार सा क्वेश्चन नहीं है। मूल अंतर क्या है? अब जो फिलॉसफी का स्टूडेंट होगा, जैसे कि मैं है ना, फिलॉसफी का स्टूडेंट होगा, वो बोलेगा कि गाय में गौत्व पाया जाता है और भैंस में भैंसत्व पाया जाता है ना। फिलॉसफी का जो स्टूडेंट होगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, कोई भी फिलॉसफी जिसने पढ़ी होगी, वो समझिएगा कि गौत्व क्या होता है और भैंसत्व क्या होता है ना। तो भैंस में भैंसत्व पाया जाता है, गाय में गावत्व पाया जाता है। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि अगर जो आम व्यक्ति है वो क्या बोलेगा? भैंस काली होती है, गाय सफ़ेद होती है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, गाय का दूध पीला होता है, ठीक है, ऐसे बोलेगा। तो ये क्या हो गई? जो आपने कहावत सुनी होगी 100 सुनार की 1 लोहार की, तो ये कैसी हो गई? 100 सुनार वाली बात हो गई कि आप अंतर बता रहे हो, नहीं, उस पर एक ही बार करो है ना, और लोहार जैसा बार करो। आप भी देखना कि गाय और भैंस में मूल अंतर क्या है, तो देखना, बोलना कि गाय में गलकम्बल पाया जाता है। गाय में क्या पाया जाता है? गलकम्बल। गले में एक झालर पाई जाती है जिसके ऊपर हाथ फेरते रहते हैं अपन, तो गायों को बड़ा मजा आता है। गाय में क्या होता है? गलकम्बल पाए जाते हैं, बड़े बड़े गलकम्बल पाए जाते हैं। और भैंस में कोई भी गलकम्बल नहीं पाया जाता। भैंस में गले में कोई झालर नहीं पाई जाती, गाय के गले में झालर पाई जाती है। ये बेटा बहुत ही मूल अंतर है ना, मूल अंतर है। अच्छे से अच्छे डेयरी फार्म वालों को नहीं मालूम होता, क्योंकि यहाँ पर इतने गौर
से देखते ही नहीं है गाय और भैंस के गले को, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि गाय के गले में गलकंबल पाया जाता है और भैंस के गले में कोई गलकंबल नहीं पाया जाता है। ये मूल अंतर है, कभी अगर पूछ लिया जाए तो, है ना। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें बेटा, है ना। इसी के साथ अपन जो वीडियो रोकते हैं, धन्यवाद।